नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। बातचीत के इस सिलसिले में मैं आज एक बहुत ही अच्छी लेखिका के साथ यहाँ पर हूँ, जया जादवानी। जया जी बहुत समय से लिख रही हैं और 25-30 बरस में उन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतने कहानी संग्रह, उपन्यास, कविताएं, उनके किए हुए अनुवाद, कई भारतीय भाषाओं के एक दूसरे में अनुवाद उनके हैं। जे कृष्णमूर्ति, जद्दू कृष्णमूर्ति का अनुवाद भी उन्होंने किया। कई पुरस्कार सम्मान उनके नाम पर दर्ज हैं, लेकिन पुरस्कारों और सम्मानों से बढ़कर ये है कि उनके लिखे हुए को बड़े गंभीरता से लिया जाता है। जब कभी साहित्य की चर्चा होती है तो हिंदी की केवल महिला लेखिकाओं के बीच नहीं, हिंदी के लेखकों के बीच, तमाम लेखकों के बीच उनके नाम को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है। और एक किताब उनकी कुछ समय पहले आई, उस किताब को मैंने बड़ी उत्सुकता से पढ़ा था उस किताब को, क्योंकि उस विषय के बारे में मेरा कम पढ़ा हुआ था। मैंने विषय के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैं जया जी के लिखे हुए को पढ़ते चले गया। वो किताब थी देह कुठरिया। इस किताब के बारे में आपने पढ़ा होगा, कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो। ये ट्रांसजेंडर्स की ज़िंदगी पर लिखी गई एक किताब है। इसमें ट्रांसजेंडर और उनसे जुड़े हुए दूसरे उस किस्म के तबकों के बारे में जया जी ने जितनी संवेदनशीलता के साथ लिखा है, ये है उपन्यास। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी और जया जी से पहले जो बातचीत हुई है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि असल ज़िंदगी के किरदारों पर टिकी हुई है ये। उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की है, इन किरदारों से मुलाकात की है, उनकी ज़िंदगी को समझा है। और मैं इस इंटरव्यू के पहले जो बात कर रहा था उनसे, और मुझको कुछ और लोगों से भी ये बात मालूम है कि उन्होंने बहुत गहरे जाकर इस दुनिया को समझने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा मुझको नहीं कहना चाहिए, वो यहाँ मौजूद हैं और मुझको हमारे सुनने वाले पाठकों, दर्शकों, इनकी तरफ से केवल सवाल उनसे करने चाहिए, तो मैं उसी पर जा रहा हूँ। जया जी, बहुत नमस्कार आपका। थैंक यू। बहुत स्वागत। मैं बड़ा उत्सुक था इसके बारे में। एक बार पहले हमने बात की थी, लेकिन मैं आज कैमरे के सामने इस बारे में बात करने के लिए बड़ा उत्सुक था। आपकी इस किताब ने मेरी बहुत सी जिज्ञासा शांत की है। मैं ट्रांसजेंडर लोगों की ज़िंदगी के बारे में कम जानता था, तो मैंने उसको जाना, लेकिन मैंने इसको ये भी देखा कि आपने जितनी बारीकी से, जितनी संवेदनशीलता से इसको लिखा है, तो क्या आपकी अभी तक ये है फिक्शन, ये है एक कल्पना कथा की तरह आपने इसको लिखा है, क्या इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी रिसर्च करने में? बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे पता नहीं था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इतनी विविधता है। मैंने अभी तक वही जाने थे जिसको हम हिंजड़ा बोलते हैं, और जो नाचते गाते हैं और हमारे घरों में आते हैं। पर इनके भीतर जाने के बाद मुझे पता चला कि ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर LGBTQIA+ और भी हैं। तो मुझे पता नहीं था कि मैं बस एक सफ़र पे निकली थी। मुझे पता नहीं था कि मैं चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। फिर मैं लोगों से लगातार मिलती रही और मैंने पता नहीं कितने घंटों के ऑडियो बनाए, उनकी ज़िंदगी को नज़दीक से देखा, उनके घरों में गई, उनसे बातचीत की। फिर जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो मुझे उसमें से चुनाव करना था कि क्या आना चाहिए। तो अब चूंकि इनकी ज़िंदगी कमोबेश सबकी शुरू के कुछ साल, 15-20 साल एक जैसी होती है, तो मुझे ये भी था कि मैं किसका क्या उठाऊं, नहीं तो उपन्यास एक रस हो जाएगा। तो फिर मैंने किसी के जीवन से प्रेम उठाया, किसी के जीवन से एक्टिविज़म उठाया, जैसे क्वेयरगढ़ वालों के जीवन से कुछ और उठाया। इस तरह से फिर मैंने चुनाव किया कि मुझे किसके जीवन से क्या क्या उठाना है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये नावल है जो वो चैप्टर्स वाइज है।
जो अलग अलग चैप्टर हैं। अलग अलग चैप्टर इसी के लिए हैं कि अलग अलग लोगों के बारे में बताता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को कवर कर सकूं और जितना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में डीप जा सकूं, उतना ही मुझे कुछ ढूंढ के लाने में आसानी होगी। और इत्तेफाक से ये अच्छा है कि उस वक्त कोरोना काल था और ये सारे लोग घर बैठे थे और मुझे मिल गए। और मैं रोज़ सुबह 8 बजे अपनी गाड़ी पे निकलती थी अच्छे से अपना चेहरा वगैरह बांध के। और मुझे घर में भी बहुत डांट पड़ती थी कि तुम कोरोना लेके आओगी घर पे, पर मैंने कहा जो होगा सो होगा। मैं लिखने के मामले में कुछ जुनूनी भी हूँ, मुझे जो करना होता है ना मैं कैसे भी करती हूँ, चाहे लोग कहते रहें सर पीटते रहें, पर मैं कर जाती हूँ। ये बतलाइए, फिक्शन को लेकर रिसर्च करना ये हिंदी में बहुत आम बात नहीं है। क्या आपने पहले भी रिसर्च किया था फिक्शन लिखते हुए? देखिए, कई बारी रिसर्च इसमें मैंने की, पर ऐसा नहीं है कि ये आम बात नहीं है, लोग रिसर्च करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो हमसे दूर हो, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो और हम उसके बारे में लिखने जा रहे हैं, तो रिसर्च आपको करना पड़ेगा। पर ये है कि वो जो कुछ भी है, सिर्फ रिसर्च नहीं, उसके भीतर प्रवेश करके उन इमोशंस को भी खींच के लाने हैं जो सामने वाला फील कर रहा है। इसको हम परकाया प्रवेश कहते हैं, पर ये एक्चुअली बहुत जटिल प्रक्रिया है। कभी आप एक क्षण में उसके भीतर छलांग लगा देते हैं और कभी आप कोशिश करते रहते हैं, पर आपको लगता है कि आप किनारे पर रह गए हैं। उपन्यास में भी एक दो जगहें मैं आपको बताना चाहूँगी स्पेशली कि कहाँ मुझे ऐसा लगा, कहीं तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं ये कर पाई हूँ, और कहीं मुझे लगा एक दो जगहें ऐसी हैं जहाँ मुझे लगा कि मुझसे हुआ नहीं, मैं किनारे पर रह गई हूँ। जैसे जब रवि का जिक्र आता है जहाँ पर वो निक्की से मिलने जाता है एक रात के लिए, तो ये मेरी कल्पना के बाहर की बात थी कि दो पुरुष एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं। मैंने इसका वीडियो तक नहीं देखा है कभी। तो ये ना मैं कितना भी सोच रही थी, मैंने बहुत दिन लगाया ये सोचने में कि कैसा होगा, वो दृश्य कैसा होगा, वो एक्शंस क्या होंगे। पर और मैं इसको अमूर्त लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था जिसको आप अमूर्त शैली में लिख ही नहीं सकते थे। आपको जो बताना है ऑथेंटिक बताना है। तो फिर मैंने, जब मुझे लगा कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ, हालांकि अभी तक मैंने उम्मीद खोई नहीं और मुझे लगता है कि मैं एक दिन उस पर लिखूंगी, पर उस समय मैं नहीं लिख पाई और इसको मैंने अमूर्त में चले जाने दिया। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर वो पीक नहीं छू पाई, कसक रह गई वो। ये इस तरह की बातों में इतनी गहराई तक जाने में, किरदार के साथ बात करने में, उनसे समझने में कहीं कहीं आपको ये हिचक नहीं होती कि उनकी निजता को पार करते हुए, निजता का उल्लंघन करते हुए आपको बात करनी पड़ रही है समझने के लिए? देखिए, जब कोई बताने के लिए तैयार होता है तो पहली बात है कि उसका भरोसा मुझ पर बहुत गहरा है। और मैं शुरू में कह देती हूँ कि आपके बिना परमिशन के एक भी शब्द नहीं जाएगा, मैं आपको भेज दूँगी, आप इसमें एडिटिंग करना चाहें, जो करना चाहें। और एक्चुअली ना मैं किसी मनुष्य को दुखा नहीं सकती, यानी एक तो मैं उनकी ज़िंदगी पर लिख रही हूँ, फिर अपना मनमाना लिख रही हूँ, तो उनको ये शिकायत भी होती थी कि लोग तो पूछ के चले जाते हैं फिर अपना मनमाना लिखते हैं। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ। एक जो बेसिक ईमानदारी है वो मुझ में बहुत गहरी है, यानी लेखक लेखिका से ऊपर इंसानियत की यस। तो उन्होंने जो मुझ पर भरोसे किया, मैंने लिखा और इनको बाद मैं सबको मेल कर देती थी कि तुम लोग देख लो, और फिर मुझे एनओसी भी लेना पड़ा उनसे। तो एक ये बात होती है ना, अगर सामने वाला आदमी आपको अपनी ज़िंदगी में आपका हाथ पकड़कर उतनी दूर तक ले जा सकता है तो कहीं ना कहीं उसको भरोसा है, और वो उतनी दूर तक ले जाता है तो आपको ये बताने के लिए ले जाता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो तकलीफ़ मेरे को है, जो यातना मुझे है,
उस बात को समझो। वो अपना जिस्म दिखाने मुझे नहीं लेके जा रहा है, वो अपनी तकलीफ मुझे दिखाने ले जाता है जो जिस्म के जरिए प्रकट होती है। यानी अव्यक्त के जरिए जो वो दिखाने वाला है वो अव्यक्त है, और उसी अव्यक्त को उसके भीतर से खींचकर मुझे लाना है और दिखाना है। तो ये एक किस्म का चैलेंज भी है। पर उन्होंने बड़ी, अब पता नहीं, एक भरोसा सा भी होता है, उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से मुझे ये सारी चीज़ें बताई और मैंने सब कुछ लिखा। कहीं कहीं तो आप देख रहे होंगे कि मैं इतना डीप चली गई हूँ कि वो वाले पोर्शन आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। कोई उसको, मतलब जब ये पाकिस्तान गया, इसका सिंधी में भी आ चुका है ये, तो जब ये नावल पाकिस्तान गया तो उन्होंने सिंधी में पढ़ा, तो सिंधी में वहाँ पॉपुलेशन बहुत है। तो उन्होंने कहा था मुझे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई खातून इस तरह का नावल लिख सकती है। और ख़ातून क्या, हमारे यहाँ तो कोई मर्द भी इतना साहस नहीं कर सकता कि इस विषय को जाकर ऐसा लिखे। तो बोल रहा था बहुत आपका हाहाकारी उपन्यास है। मैं बोली हाहाकारी वहाँ के लिए है, यहाँ पर तो बहुतों ने बहुत कुछ लिखा है। एक बात मुझको जो अभी आपके पिछले 2-4 मिनट की भाषा से लगी, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मर्द के रूप में देख रही हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आपकी भाषा से मुझको ऐसा लगा नहीं कि ले जाना चाहता है। तो क्या ऐसे सब नहीं में आपके बैठा हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली ना, जिनसे मैं बात करती हूँ तो कई बार वो भीतर से भले एक औरत की तरह फील करता हो, पर बाहर से वो पुरुष है। तो मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, है ना, कि तुम हो, है ना, या तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसी बात करनी पड़ेगी। पर जैसे विद्या है, विद्या आप औरत के वेश में है, अब वो विकी नहीं है, अब वो विद्या है, तो फिर मैं उससे ऐसे ही बात करूँगी। जैसे अच्छा दीदी मैं आ रही हूँ, मैं बोलूँगी अच्छा विद्या कब आएगी बता दे, खाना मेरे साथ खाना, तो फिर उससे औरत की तरह बात। ये आपका अभी का जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने नोटिस किया, ये आदमियों के पोशाक में रहने वाले लोगों का था, इसलिए आप उनको उस तरह से बोल रही थी। ये पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रही थी ऐसा? नहीं। अच्छा, मैं एक पहला सवाल ही पूछना भूल गया आपसे, इस विषय पे लिखना क्यों सूझा आपको, कैसे सूझा? देखिए, मुझे ना अक्सर ये लोग प्रश्न पूछते हैं, पर पता नहीं क्यों ना इतनी मुझे इनके प्रति शुरू से बड़ी जिज्ञासा रही। ये हमारे जैसे मेरे भी बच्चे हुए, हमारे घर में भी जितने बच्चे हैं, इन लोग आते थे, पैसा मांगते थे, डांस करते थे, तो उन लोग एक एक्शन करते थे, उन लोग अपना पेटीकोट उठा के दूसरे के सर पे डाल देते थे, है ना, तो लोग शर्मा जाते थे, भागते थे। उस समय तो मैं, क्योंकि लोगों को दुआएं लेनी होती हैं, उस समय तो मैं लोगों की आंखों में इनके प्रति थोड़ा सा अच्छा भाव भी देखती थी, पर वैसे मैंने किसी की आंखों में इनके लिए अच्छा भाव नहीं देखा। तो एक रहस्य था मेरे लिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इनकी दाढ़ी भी है, पर इन्होंने साड़ी पहन रखी है, और थोड़े स्त्री भी दिखाई देते हैं, थोड़े पुरुष भी दिखाई देते हैं। तो मैं कई बार, वो जो गुरु नानक चौक पर इनका गुरु चेला वाला अड्डा है, मैं कई बार इनके पास भी गई, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं बता सकते, हमें गुरुजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर मैं गुरुजी से मिली, कई बार गई, तो उन्होंने कहा कि हम तो बेटा तुमको अपने घर, अपने अंदर की बात बताएंगे ना, तो तुमको तो मार दिया जाएगा, तुम वो लिखना मत भूल से। तो मैं समझ गई यहाँ से मुझे कुछ हासिल नहीं होना है, तो मैं वापस आ गई। फिर मैं हिजड़ा पढ़ी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का, और उसका जब आप YouTube पे वीडियो देखेंगे तो इतनी बिंदास औरत है, वो धो देती है सबको, जो वो जिस तरह से अपनी तकलीफ को और समाज को जिस तरह से वो लगभग पीटती है अपने शब्दों से, वो बहुत कमाल है। पर उसके नावल में भी मुझे बहुत कुछ छिपाया उसने, और उसने यही कहा कि हमें अपनी कम्युनिटी की तरफ से ये सब बताने की परमिशन नहीं है। तो मेरा दिमाग ठनका, मैं बोली यार ऐसा क्या है कि इन लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैंने एक, होता है ना, एक मना लिया मन में, एक उद्देश्य बना लिया, ठान लिया कि अब मुझे इनकी ज़िंदगी के पीछे पढ़ना भी है। और दूसरे ना, मेरे साथ ऐसा है,
मैं एक चीज़ जो लिख चुकती हूँ तो दोबारा मैं उस पर काम नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी पर उसका काम, जबकि मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि अब तो मैंने लैंग्वेज भी साध ली है और मूर्त से लेकर अमूर्त तक मैं बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। और इसके लिए मुझे भाषा भी अलग, मैंने अलग भाषा का चुनाव किया, वो जो लगभग मेरी नहीं है। तो कई बार लोग पढ़ते थे तो बोलते थे कि हम ये देखते थे कि इसमें जया जादवानी कब आती है, और मैं कभी कहीं कहीं 2-3 वाक्यों में आ जाती हूँ, बाकी मैंने जो ये भाषा, जिस भाषा में ये बात करते हैं मैंने उसी तरह से लिया। हाँ, आप सेंटर स्टेज पे नहीं आई हैं, आप नहीं आई रिंग्स के किनारे ही रही हैं, कभी कुछ वहीं रही प्रॉम्प्ट हूँ। कर दिया एक हाँ, दो वाक्य ऐसे। हाँ हाँ हाँ। एक चीज़ बतलाइए मुझको, मैं इस किताब को पढ़कर थोड़ा हैरान होता हूँ कि बचपन में परिवार के भीतर यातना से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है। परिवार मंजूर नहीं कर पाता कि ये ट्रांसजेंडर हैं, कि लड़के के बदन में लड़की हैं या लड़की के बदन में लड़का हैं। अपने बदन से संघर्ष, परिवार से संघर्ष, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, एक अंतहीन संघर्ष मुझको दिखता है इनका। ये इतनी लंबी ज़िंदगी जीते हैं कि शायद आखिरी तक इनको बिना संघर्ष के एक भी दिन इनका नहीं गुजरता, किसी न किसी का संघर्ष रहता है। कौन सी चीज़ है जो इनको खींच के ले जाती है ज़िंदगी के आखिर तक? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जीवन अपने आप में एक बड़ी जिजीविषा है। जीवन, कोई मरता हुआ आदमी भी नहीं मरना चाहता, वो जीना चाहता है। दूसरे, इनके जीवन में प्रेम की तलाश बहुत गहरी है जो कि लगभग गायब है, और जब वो गायब है तो ये शरीर के तल पर उसे पाने की कोशिश करते हैं, चाहे थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट। तो जैसे जो केपी का मैंने वर्णन किया है ना, एक्चुअली पढ़ने वाले को शायद मैं ये मैसेज कन्वे करने में सफल रही हूँ कि ये जो दौड़ तुम्हें जिस्म की दिखाई दे रही है, इसके पीछे सिर्फ जिस्म नहीं है, वो माध्यम है, इसके पीछे प्रेम की भूख है, एक और अतृप्त आत्मा है इसके पीछे। हाँ, अतृप्त आत्मा है। इन लोग शादी करना चाहते हैं, घर, मतलब शादी, आप यकीन करेंगे जिस शादी को हम अपने आम जीवन में लगभग मुसीबत मानते हैं, कोई भी, आप किसी भी इंटेलेक्चुअल से बात कर लीजिए, वो बोलेगा कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो ना तो शादी मत करना। इनफैक्ट मैं भी यही मानती हूँ। पर इनके जीवन को आप देखेंगे ना तो शादी मतलब कोई स्वर्ग है जिसे हासिल करने का ये ख्वाब देख रहे हैं। मतलब इनके मुँह से मैंने ऐसा भी सुना कि दीदी, किसी की बगल में आप रात भर लेटे रहो और इस उम्मीद के साथ कि सुबह वो छोड़कर आपको नहीं चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक, इन लोग स्थायित्व चाहते हैं, प्रेम का स्थायित्व, जहाँ पर सिर्फ एक रात की कहानी ना हो, वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो, और जिसको वो छुएं, महसूस करें, जिएं, और जो हमेशा इनकी आंखों के सामने रहे। एक्चुअली जब आप ना सिर्फ फिजिकल होने के लिए अलग अलग पार्टनर्स को ढूंढते हो ना, तब आपकी आत्मा कहीं आहत होती है, वो दुखी होती है, वो टूटती है। ऐसा कोई नहीं चाहता। मुझे पता नहीं, मतलब हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं, चाहते हो, पर तब आप ना अपनी निगाहों से भी गिरते हो। हम सिर्फ अपने आप को बहुत पवित्र, बहुत ऊंचा प्रेम में महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना तो शायद हम ज़मीन से भी 2 कदम, आसमानों पे उड़ने की जो बात है, ज़मीन से भी 2 कदम ऊपर उड़ जाते हैं, और एक कोई पवित्र सा एहसास हमें घेर लेता है कि हम प्रेम कर रहे हैं। शायद तभी प्रेम करने वाले किसी हद तक चले जाते हैं और उनको पता तक नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। वो इमोशंस हैं जो इनसे करा लेते हैं। पर जिनके जीवन में प्रेम पूरी तरह से अनुपस्थित है, वो क्या पकड़ेगा? कुछ तो पकड़ने के लिए उसको चाहिए ना, जीने का सबब चाहिए। ये प्रेम गैर हाजिर होने का, न होने का एक वजह इसकी ये भी है क्या कि समाज में इनको कोई मान्यता नहीं है, इनके प्रेम की कोई परिभाषा प्रचलन में नहीं है, कोई ये कल्पना नहीं कर पाते कि
एक सरीखे सेक्स वाले दिखते हुए दो लोग क्या प्रेम कर सकते हैं, कैसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि समाज की जो मूल धारा है, जो बहुसंख्यक आबादी की जो सोच है, उसमें इनकी जगह नहीं है, तो इसलिए भी इनके लिए प्रेम नहीं है। ये एक वजह हो सकती है, या इनके भीतर की कोई वजह है कि इनके ज़िंदगी में प्रेम की कमी इनकी अपनी वजहों से है। इनकी अपनी वजहों से नहीं है। देखिए, बचपन में ना इनको अपने घर से प्रेम नहीं मिलता है ना, घर में ही टोका टाकी शुरू हो जाती है भाई बहनों के बीच में कि तू लड़की जैसा क्यों चल रहा है, तू मटक क्यों रहा है, तू ऐसा, या इनकी पसंद नापसंद। स्कूल में इनसे बुरा व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर बुली होते हैं, बाथरूम में इनको नंगा करके मारा जाता है, ये अलग है। इसके बाद वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है वो भी एक फैक्टर है। तो ये क्या समझें अपने आप को, ये क्या समझें, उनकी पूरी जिंदगी अपने आप को छुपाने में लग जाती है कि मैं जो हूँ वो ना दिखूं, मैं वो दिखूं जो मैं बाहर से दिख रहा हूँ, जो भीतर से दिख रहा हूँ उसको मैं छुपा लूँ। इनकी पूरी जिंदगी इसमें गुजरती है। तो वो और इसके बाद जब इनकी किसी से दोस्ती भी होती है, तो मान लीजिए कोई सामने से लड़का है, भीतर से लड़की है, तो डेफिनेटली एक लड़के की तरफ आकर्षित होगा। अब लड़के की तरफ आकर्षित होगा तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि किसी से प्रेम बताकर नहीं होता। जिस लड़के की तरफ आकर्षित हो रहा है वो लड़का इसको क्यों चाहेगा, वो किसी लड़की को ढूंढ रहा होगा। वो लड़का इसको तभी चाहेगा जब वो खुद ट्रांसजेंडर होगा, तभी इसको चाहेगा। तो ऐसा व्यक्ति भी मिलना मुश्किल है कि दो लोग मिलें और एक दूसरे को चाहें। और ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं कि लगभग इनके जीवन में प्रेम गैर हाजिर हो जाता है। और एक होता है ना, अनकॉन्शियसली आप एक तकलीफ और एक यातना को कैरी करते हुए आते हो, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो इच्छाएं हैं वो जिस्म ढूंढने में वो तब्दील हो जाती हैं। इनकी लालसा वो थोड़ी देर के लिए सही, चाहे आधे घंटे के लिए सही, वो भूल जाएं कि वो क्या है। मैंने यहाँ पर एक दो दृश्य उनको आप उसमें लिखे भी हैं, जहाँ पर रवि किसी से एक प्रेम करता है और वो आदमी उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जनरली तो इनको प्रेम के साथ ना लात घूंसे मार खानी पड़ती है, इनको इंसल्ट किया जाता है, और इनका अपमान तो इतना आम है कि कोई क्षण भर के लिए भी नहीं सोचता ये मनुष्य के रूप में कुछ है, मनुष्य के रूप में उसकी पहचान ही नहीं की जाती। तो एक्चुअली धिक्कारत से देखे जाते हैं और लातों से पूजे जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी तकलीफ इनकी यही है जो मैंने जानी, कि अरे हमें मनुष्य तो समझो, मनुष्य की तरह व्यवहार तो करो। अब एक ट्रांसजेंडर आ जाएगा जॉब मांगने या ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा, तो आप सोचोगे चल 10 रुपए देकर उसको आप जान छुड़ाना चाहोगे। आप क्षण भर भी उसके बारे में सोचना नहीं चाहते कि क्या है, क्यों है, किसी ज़रूरत के तहत आया होगा, ये भी मनुष्य है। तो ये जो हिकारत उन लोग सालों से झेलते आ रहे हैं ना, तो ये एक प्रेम की भूख और प्रेम की ललक में तब्दील हो जाती है। और वो हर कहीं, चाहे वो छोटा सा संबंध हो, हर कहीं प्रेम की तलाशी होती है। जिस्म के फिजिकल होने के पीछे भी इनकी तलाश प्रेम की ही है। मैं उसी पे आ रहा था, अगला सवाल मेरा वही था कि क्या प्रेम की कमी जो है वो, यानी मन की कमी को ये तन उसी को पूरा करते हैं उससे, यस, तो ये जल्दी फिजिकल हो जाते हैं एक बहुत दूसरे जल्दी के साथ जी। उसमें तरह तरह की, यानी वो प्रेम को भी शरीर में तलाशने लगते हैं, बिल्कुल, उसको छूने में तलाशने बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल। और वो अपने पार्टनर्स को खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं। आपने विद्या वाले चैप्टर में देखा होगा, वो अपने पार्टनर्स के लिए खाना बना के ले जाती है। जब उसका पार्टनर घर जाता है तो उसको पता नहीं कितने गिफ्ट देती है। उसको पार्टनर को पड़ी ही नहीं है कि इसकी तरफ देखे। वो अपना इसलिए निभा रही है कि वो उसको अपनी ज़िंदगी में रोक देना चाहती है। वो चाहती है कि ये रुक जाए। और देखिए, भटकना किसी को अच्छा नहीं लगता। हम सब एक संपूर्णता चाहते हैं जी। और संपूर्णता वैसे भी आप जानते हैं कि एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होता। एक मृग तृष्णा जैसा है जो आपको केवल खींचते चलता है, जो है नहीं। है नहीं।
तो ये पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में रोक लेना चाहते हैं और इसके लिए इन लोग बहुत सफ़र करते हैं, बहुत सहते ये हैं। हिंसा तक झेल लेते हैं तरह तरह अरे हिंसा तो इनके ऊपर बहुत होती है। इन लोग इतनी मार खा खा कर बड़े होते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी को गौर से देखेंगे ना, मतलब बाहर से भी मार खाते हैं और भीतर से भी मार खाते हैं। बहुत घायल, बहुत तकलीफ दे इनकी ये ज़िंदगी बताइए, है। ये जितना मैंने पढ़ा है और जितना और लोगों से भी सुना है, ट्रांसजेंडर खुद अपने प्रति भी इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं? यानी अपने बदन को तकलीफ़ देना जो है, वो मन को तकलीफ़ देने के साथ साथ तन को तकलीफ़ देना बड़ा आम दिखता है मुझको, या कई मामलों में ऐसा होता है? देखिए, ये बात मैंने भी महसूस की थी कि जैसे इन लोग ऑपरेशन कराते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ट्रांसुकीन और ट्रांसमैन, है ना। अगर कोई लड़का है और ऑपरेशन करने के बाद लड़की बन जाएगा तो ट्रांस क्वीन हो जाएगा। कोई लड़की है, ऑपरेशन करने के बाद मैन बन जाएगी तो ट्रांस मैन हो जाएगी। तो देखिए, इसमें पहली तो बात ये है इनकी कि उन लोग ना फिजिकली सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। अच्छा, पहली बात, यानी फिजिकल सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। हाँ, फिजिकल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। दूसरे, एक ये साइकोलॉजिकल भी चीज़ है कि उन लोग, जैसे मैंने विद्या से बात करी तो मैंने विद्या से कहा कि आप लोग इतने ऑपरेशन क्यों करवाते हो। जैसे विद्या ने मेरे सामने 1-2 ऑपरेशन कराए। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, तुम तो बहुत सुंदर हो, वैसे ही बहुत सुंदर हो। तो कहती है कि दीदी, जो मैं हूँ भीतर से वही मैं दिखना भी चाहती हूँ। जैसे अब कोई लड़का है, अब उसको लड़की, बहुत सुंदर लड़की दिखना है मान लीजिए, तो आप देखिए ना उसको कितने हार्मोन्स लेने और कितने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, क्या क्या, और ये रोए तक उसको उखाड़ने होंगे और फिर दोबारा ना उगे, वो करना होगा। तो ये इतनी तकलीफ सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करते हैं कि जो वो भीतर फील करते हैं वो दिखें और अच्छे दिखें। और इनकी ज़िंदगी में ना, पता नहीं, ये इनके शायद हो सकता है कि स्त्री और पुरुष का क्योंकि ये सम्मिश्रण होते हैं, तो इनके मन में ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की इच्छाएं होती हैं, कुछ पुरुष की, कुछ स्त्री की। अब जो पुरुष है, वो कई बार इन लोग देखा होगा आपने, दाढ़ी भी है, उसने साड़ी भी पहन रखी है, या इन लोग इतना मेकअप करते हैं, इतना मेकअप करते हैं, इतना लाउड मेकअप करते हैं, इतना दिखाना चाहते हैं। आप इनके किसी भी जलसे, किसी भी उसमें चले जाइए प्रोग्राम में, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आएंगे, वो सब कि हम लोग कॉमन मैन, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये इनको अपने आप को दिखा देने की भावना इनके भीतर बहुत होती है। ये मैंने बहुत दिखाते उस शक्ल को हैं जो भीतर से चाहत है। यस, भले वो उस वक्त ना हो, हाँ, भले वो उस वक्त दूसरे जेंडर में हो, हाँ, लेकिन जो भीतर की चाहत है उसको ऊपर ओढ़ लेना चाहते हैं पूरा। हाँ, उसी खाल को ओढ़ लेना चाहते हैं, उसी में ढल जाना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई लड़का है, उसने अभी अपना सेक्स चेंज नहीं कराया है, पर वो क्या करेगा, वो लड़कियों के कपड़े पहनेगा, वो बाल बड़े बड़े लगाएगा, विग लगाएगा, और वो नाखून वो नकली लगाएगा, और वैसे ही सारा कुछ मेकअप वेकअप सब वैसे ही करेगा जैसी लड़कियां करती हैं। और इन लोग रात को कई बारी ना, ये अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं ना, तो इसी तरह से सज धज के निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना उनकी वो चाह पूरी होती है, वो तलाश पूरी होती है। एक बात मुझको बतलाइए, आपने औरत मर्द के रिश्तों पे बहुत कुछ लिखा है, प्रेम संबंधों पे लिखा है, देह संबंधों पे लिखा है। इनके बीच जो प्रेम संबंध रहते हैं, जो आपकी किताब से भी मुझको लग रहा है कि शायद बहुत लंबी ज़िंदगी उनकी नहीं रहती, शायद पूरी ज़िंदगी नहीं चलते वो, और जो औरत मर्द के जो रिश्ते रहते हैं वो शायद ज़्यादा लंबे चलते हैं। क्यों है ऐसा इनके बीच में? अगर मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, एक दूसरे की हकीकत कुछ दिनों में तो जान ही लेते हैं, तन मन सब जान लेते हैं कुछ दिनों में, ये टिकते क्यों नहीं है, टिकाऊ क्यों नहीं होते हैं रिश्ते? ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये
एक इनके ऊपर ना सोशल फियर भी होता है, और शायद ना ये उस चीज़ को उतना नहीं परख पाते। दो लोग मिलते हैं और एक नाइट उनके बीच में होती है और दूसरे दिन अलग हो जाएंगे, या कुछ महीने एक साथ रहेंगे फिर अलग हो जाएंगे। तो जो एक औरत और मर्द का घर बनाने का कॉन्सेप्ट है, बच्चे पैदा करने का कॉन्सेप्ट है, परिवार, एक परिवार बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये सिरे से इनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो अस्थिरता बहुत है इनकी ज़िंदगी में, और ये लोग पार्टनर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं इसी वजह से। तो ये प्रेम भी है दो लोगों के बीच में, पार्टनर भी बदलते जा रहे हैं, तो इसमें गफलत है कहाँ पे? प्रेम में गफलत है कि देह में गफलत है? किस में गफलत है? देखिए, जिसे आप प्रेम कहते हैं ना, वो कई लेयर्स में होता है। एक रात का भी प्रेम होता है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं वो एक रात का प्रेम था तो वो झूठ था, है ना। हम औरत मर्द क्या करते हैं, हम एक परिवार बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं शादी करके, और समाज में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो हम लोग, हमारी ज़िंदगी में कितना प्रेम बचा है, ध्यान से गौर करें तो। हाँ, एक ढांचा हावी हो गया है। ढांचा हावी हो गया है, पर हम इसलिए नहीं जीते या भाग जाते कि हमारी ज़िंदगी में प्रेम अनुपस्थित है। हम उसको इसलिए कैरी करते आते हैं क्योंकि अब हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। तो प्रेम तो आपके भीतर कब मर जाता है खुद आपको भी नहीं पता चलता, और बहुत जल्दी मर जाता है, बल्कि मैं तुम्हें अधिकतर लोगों में मर जाता है। और हमारे यहाँ देखिए, मैं कहती हूँ फॉरेन में ना कम से कम इतने लोग क्लियर हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर कि अगर उनकी ज़िंदगी से प्रेम ख़त्म हो जाता है तो उन लोग अलग हो जाते हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी में इतना साहस भी नहीं है हमें, हम हिंदुस्तानियों में इतना साहस भी नहीं है, और हम उसको लगातार ढूंढते चले जाते हैं, ढूंढते चले जाते हैं। तो इनके जीवन में भी, क्योंकि ये भी जानते हैं कि घर नहीं बनेगा, परिवार नहीं बनेगा, तो जो भी प्रेम है, चाहे एक दिन का है, चाहे 2 दिन का है, चाहे 1 महीने का, पूरी शिद्दत से जीते हैं। फिर देखिए, जैसे कि हमेशा होता है, अगर रूमी और बुल्ले शाह जैसा प्रेम ना हो तो प्रेम अपने अंत तक पहुंचता ही है कभी ना कभी। अगर रूमी और बुल्ले शाह हों तो फिर वो अनंत की यात्रा है। तो बस इनके जीवन में भी यही है। ये आपको लगता है क्या कि ट्रांसजेंडर्स के बीच जो प्यार होता है वो चाहे कम वक्त के लिए हो, उसकी इंटेंसिटी अधिक होती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खुद भी जान रहा होता है कि अभी हूँ, 2 घंटे बाद ये चला जाएगा, उसको खुद भी पता है। तो पूरी शिद्दत से ना उसको क्या बताऊँ, क्लिंग हो जाना चाहता है उससे। मेरे पास एक मिसाल है इसके लिए। आपने मुगले आजम फिल्म देखी होगी, जिसमें सलीम और अनारकली को एक रात अलाट की जाती है शहंशाह अकबर की तरफ से कि ये रात है और कल सुबह अलग हो जाओगे। तो वो उसे एक रात को जैसे जी लेना चाहते हैं। शायद आप उसी तरह का कुछ कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो वो एक रात में जी रहा था ना, इनके पास तो उससे भी कम टाइम है। ये तो घंटे 2 घंटे हैं। अब एक चीज पे मैं आना चाहता हूँ, इसको लेकर मैंने विद्या को इंटरव्यू भी किया था। एक चीज मैं आपको और बोलूंगी। जी प्लीज। देखिए, मनुष्य जैसा है वैसा वो कभी एक प्रेम करके खुश नहीं रहता, क्योंकि जिससे प्रेम करेगा वो भी आगे बढ़ जाएगा, और जिससे ये जो प्रेम कर रहा है वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये हम सामान्य मनुष्यों के जीवन में भी ऐसा नहीं होता है। तो उनके साथ तो होना लाजमी है, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। और आप जो बोल रही हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो सेम सेक्स मैरिज का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हमने विद्या को यहाँ इनवाइट करके उनसे बात भी की थी। आज ट्रांसजेंडर्स के बीच में कोई एक दूसरे से शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। जब तक वो कानूनी कागजात में औरत और मर्द नहीं है, उनकी कोई कानूनी शादी नहीं हो सकती, सामाजिक भी नहीं हो सकती, कोई मंजूर नहीं करता। ट्रांस कम्युनिटी के बीच जरूर लोग मान लेते होंगे कि इनकी शादी हुई है, उनके बीच में छोटा सा जलसा
और उनके बीच में मान्यता इतनी ही है, लेकिन उससे उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। उनके लिए ज़मीन जायदाद, बच्चे गोद लेना, ये कई तरह की चीज़ों की कसर रह जाती है, नहीं हो पाती। आपको लगता है कि कानून अगर इस तरह की कोई इजाज़त देगा कि ट्रांसजेंडर भी आपस में शादी कर सकेंगे, उसमें हालांकि सभी सेक्स के लिए है, होमोसेक्सुअल के लिए, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, सभी के लिए है, तो अगर ऐसे पार्टनर शादी कर सकेंगे तो इनकी जिंदगी में प्रेम में भी बहुत बेहतर हो स्थायित्व तो ज़्यादा आएगा, बहुत बेहतर हो जाएगी। और फॉरेन में तो है, ये लीगल है। हाँ, तो हम क्यों नहीं, हम हमेशा पीछे क्यों रहते हैं? हाँ, जब वहाँ से लेबल लग के आ जाता है तो हाँ, हम सोचते हैं कि इस पर विचार किया जाएगा। हाँ, इनका दोष क्या है, मुझे ये बताएं, दोष क्या है इनका? ये भी उतने ही मनुष्य हैं जितनी मैं हूँ, जितने आप हैं। हाँ, तो क्यों नहीं इनके साथ इतना भेदभाव क्यों होना चाहिए? एक्चुअली हमारी मानसिकता, आप सोशल मानसिकता कह दीजिए या पारिवारिक मानसिकता कह लीजिए, वो इनके प्रति इतनी क्रूर है कि इनको, विद्या को देखिए ना, वही मानसिकता बदलने की कोशिशों में, आप विद्या देखिए, रवीना देखिए, वही मानसिकता बदलने की कोशिशों ने इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-25, 30-30 साल इसी काम में लगा दिए। फिर भी आपको क्या लगता है कि समाज में उनकी स्वीकार्यता कितनी बड़ी है? वो सरकार में कुछ रिजर्वेशन जरा सा मिल गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो खिलाड़ी हैं थोड़ा सा खेल पा रहे हैं, वहाँ पर जो उनके साथ भयानक हो रहे हैं ना, वो तो विद्या मुझे बताती है कभी कभी। या पुलिस में कुछ लोग, पुलिस में भर्ती कुछ लोगों की हो गई, तो बस यही तो है। समाज ने उनको कब स्वीकारा है? समाज उनके लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल घर में खुशी रहती है। ये नाचने गाने और दुआ देने आए हैं, तो ये जो परंपरा चल रही है उसके मुताबिक लोग घर में इनको ढोलक बजाने, नाचने देते हैं, और वो अंत है इनकी स्वीकार्यता का। उससे परे कोई स्वीकार्यता नहीं है। अगर ट्रेन में भी ये गा के पैसा मांगते हैं, मान लीजिए, तो भी गाली ही बकते हैं लोग, क्योंकि वहाँ न घर की खुशी है न दुआ की जरूरत है। तो ये लोग मतलब परस्त हैं। अपनी खुशी के मौके पे कोई आए हैं और दुआ दे रहे हैं, तो बस उतना ही चाहते हैं। और इसी स्वीकार्यता नहीं है, इसी वजह से मैंने ये देखा है, जैसे कभी कभी इनका प्रोग्राम होता है नुक्कड़, तो मैं इनके प्रोग्राम में कई बार गई हूँ, तो मैंने देखा कि लोग आउट नहीं होते, हालांकि अंदर घुटते रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बाहर आए, पर क्योंकि वो देख रहे हैं कि सबकी क्या दुर्गति हो रही है, तो वो उसी भेष में रहना चाहते हैं, उसी तरह से काम करते रहना चाहते हैं, उसी तरह से अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि आप जो समझ रहे हो हम वही हैं। पर इस सब के लिए उनका मन कितना घुटता है। यानी पार्टनर तो वो वही चाहेंगे ना जो भीतर से नहीं होंगे। अगर एक लड़की भीतर से लड़की है तो अपना पार्टनर लड़का चाहेगा, अगर भीतर से लड़का है तो अपनी पार्टनर लड़की चाहेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है? इसके लिए उन लोगों को अपना आप कितना छुपाना पड़ता है, कितने कितने तरीके ईजाद करने पड़ते हैं कि वो जी सके। यानी पूरी जिंदगी तुमको क्या मिलता है? तिरस्कार के सिवा, नफरत के सिवा। और आप यकीन करेंगे, जब ये लोग मुझे अपनी बातें बता रहे थे, हालांकि बहुत सेंसर किया है मैंने, मैं इसे बहुत ज़्यादा जानती थी, जो मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा जानती थी। तो हमारे समाज के कुछ बहुत सम्मानीय लोग किस तरह से इनका यूज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, जब चाहे तब। अब मैं बताइए, लिख सकती थी, अगर मैं लिखती तो बवाल मच जाता। बिना नाम के तो आप लिख ही सकती थी। बिना नाम के मैंने लिखा है, बस हल्का सा इशारा करके चली गई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, बताने वाले भी बोलते हैं कि दीदी ये मत लिखना। अच्छा। हाँ। इतनी हिंसा, इतनी कुंठा, ऐसी जिंदगियों के बारे में लिखते लिखते आपकी रातों की नींद भी उस दौरान हराम हुई होगी। बहुत बहुत, मैं इतना परेशान रही वो वक्त, मैं इतना। और वैसे भी सिर्फ यही नहीं, मैं जब भी कुछ लिखती हूँ ना, बहुत परेशान, बेचैन रहती हूँ। कई बार मुझे बहुत रातों तक नींद नहीं आती, कई बार सच में लिटरली रोती हूँ।
और कभी कभी लिखते लिखते मैं रोती जाती हूँ। तो ये जो भावात्मक उथल पुथल अगर आप नहीं होगी तो आप फिर उतने इमोशंस से आप लिख भी नहीं पाएंगे ना। लिखने से पहले जीना जरूरी है। बिना जिए अगर आप लिखेंगे ना तो फिर वो बहुत उसी तरह से पाठकों के ऊपर से गुजर जाएगा, वो उनके भीतर का हिस्सा नहीं बनेगा। शब्द जब जी चुकने के बाद आपके भीतर से आते हैं तभी उनका असर भी होता है। जया, एक बात बतलाइए, ये आपने लिखा उपन्यास है, ये फिक्शन है, लेकिन इसका एक हिस्सा, एक चैप्टर ऐसा लगता है जैसा कि आपने नॉन फिक्शन लिखा है। ट्रांसजेंडर्स के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये फिक्शन नहीं है। ये फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, उपन्यास नहीं है। ये शक्ल उपन्यास की है। हाँ। पर इसमें काल्पनिक कुछ नहीं है। हाँ, वो तो मैंने मान लिया। हाँ। लेकिन आपने किरदारों को नाम तो दिए हैं, लोगों को किरदार तो बनाया है, आपने इंसानों को किरदार बनाया है। यस। आपने उनकी जीवनी नहीं लिखी है। नहीं 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 आपने नहीं, फिक्शन फॉर्म में लिखा है। फिक्शन फॉर्म में लिखा है। हाँ ठीक है। हाँ तो चूंकि आप रेगुलर फिक्शन लिखती हैं, हाँ, आपकी जिंदगी हाँ, का एक हिस्सा हाँ, गुजर हाँ, गया है फिक्शन लिखते, इसलिए मेरी उत्सुकता है कि इस उपन्यास का एक चैप्टर, इस फिक्शन का एक चैप्टर ऐसा लगता है कि वो नॉन फिक्शन है। कौन सा? जिसमें कि उनके कार्यक्रम और भाषण हो रहे हैं, उनके लिए योजनाएं नहीं, कैसी हैं। हाँ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपने ये समझौता किया है कि उनकी इन जानकारियों और मुद्दों को जगह देने के लिए? समझौता नहीं किया है। मुझे लग रहा था कि जब इनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा मैं लिख रही हूँ, है ना, तो ये छोटा सा हिस्सा भी आना चाहिए। क्योंकि जब कोई, मान लीजिए कोई एक्टिविस्ट है और 25-30 साल से ये काम कर रहा है और अभी काम करते हुए वो जहाँ तक पहुँचा है सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह रहा है कि अभी तक मैं उस आखिरी मनुष्य तक नहीं पहुँच पाई जो मुझे ढूंढ रहा है, जिसकी मैं कोई मदद कर सकती हूँ। तो उस पोजीशन में जबकि सब तरफ से उसकी जय जयकार हो रही है, वो खुद अपने मन में बेचैन है, परेशान है। उसको लगा कि अरे यार, मैंने 25 साल में आखिर क्या कर लिया, कुछ भी तो नहीं। मैंने कितनों की जिंदगी बदली, कुछ भी तो नहीं। तो मैं, वो जो कार्यक्रम चल रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है दृश्य में, उसके पीछे जो अदृश्य तकलीफ है किसी की, वो मैं दिखाना चाहती थी कि 25-30 साल भी आप अगर ये काम कर लो और समाज आपको स्वीकार नहीं करता, समाज में आपकी स्वीकार्यता नहीं बनती, तो आपके लिए बेकार है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मान लीजिए मैं 30-40 साल लिखती हुई आ रही हूँ और मैं जया जादवानी नाम की अपनी पहचान नहीं बना सकी, तो मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैं अपने पूरे किए को क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी कि मैंने बर्बाद किया अपना जीवन। इतना मैं तपी, इतना जली, इतना भागी दौड़ी, तड़पी, बेचैन रही, पागलों की तरह इधर उधर भागी। इस सब का क्या मतलब है? तो ये मैं उसके जरिए वो तकलीफ भी दिखाना चाहती थी कि सामने तो आपकी जय जयकार हो रही है, पर भीतर आपके खला है एक, कि आपको लगता है कि नहीं यार, इस सब के बावजूद आप वो नहीं कर सक रहे हो, कर पाए जो आप वास्तव में कर सकते थे, या किसी न किसी तरह हो जाता। इसलिए आपने उतनी जगह, इसलिए उतनी मैंने वो जगह दी, वो बेचैनी प्रकट करने के लिए। यानी उनको एक मौका मिले, चूंकि यही एक किताब उनके ऊपर लिखी जा रही है। तो अगर ये एक किताब उनके ऊपर लिखी जा रही है, तो उनका जो पब्लिक डोमेन में जिस तरह से वो सामने आ रहे हैं और लोग मुंह देखी प्रशंसा ही सही वहाँ पर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हाँ, इन्होंने इतना काम किया है, तो मैं उसको कैसे हटा दूं और क्यों हटा दूं। ये अच्छा, देखिए, कुछ ना हो पर एक जरा सी चीज़ उनको जरा सी खुशी तो देती है। मैं इस किताब के ऊपर एक सवाल और करना चाहता हूँ। ट्रांसजेंडर जिनको इसमें जगह मिली है किसी किरदार की शक्ल में, और जिनको जगह नहीं भी मिली है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? आपका कहना है कि कुछ लोगों को आपने पढ़ने दिया, उनके बारे में अगर लिखा है तो जो हैं इसमें, तो आपने दिया,
तो छपने के पहले उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने कुछ बदलाव आपको सजेस्ट किए कि आप ये हटा दीजिए या ये जोड़ दीजिए? देखिए, अधिकतर ट्रांसजेंडर जैसे विद्या है, रवीना है, इन लोग तो कहाँ पढ़ पाते हैं। इनको जैसे रवीना तो फिर भी पढ़ती है लिटरेचर, विद्या तो नहीं पढ़ती है। तो विद्या बोली दीदी अब मैं आपको जो बता दी, अब मैं नावल तो नहीं पढ़ पाऊँगी। उसको मैंने किताब भी दी थी। तो मोस्टली जो उन्होंने नहीं पढ़ी, मुझ पर भरोसा किया। हालांकि मैंने सबको व्हाट्सएप पर भेज दी थी, या आप लोग पढ़ो क्योंकि मुझे एनओसी चाहिए। मेरे पब्लिशर ने कहा था। वो मैंने उनको, अधिकतर लोग तो देखिए इस तरह की चीज़ें पढ़ के इसके भीतर घुस सकें, ये पॉसिबल नहीं होता। पर जो मेन कैरेक्टर है रवि, वो बराबर इसमें घुसा है। उसने एक एक शब्द कई कई बार पढ़ा है। अच्छा। कई बार पढ़ा है। और एक जगह तो मैंने कच्ची दारू लिखा था, और इसके बाद जब मैं अपने पढ़े को, हम कई बार पढ़ते हैं ना, और एडिटिंग करते हैं, तो मैंने कच्ची दारू कट कर लिया। तो उसने दोबारा पढ़ा, उसने कहा दीदी आपने कच्ची दारू क्यों हटा दिया? अच्छा। वो तो बहुत अच्छा शब्द था। अच्छा। तो उसने इतना सीरियसली पढ़ा है। तो और वो इतनी ईमानदारी से डिस्क्रिप्शन चाहता था इसमें। इसके लिखने के बाद, छपने के बाद आपका इस कम्युनिटी के जिन लोगों से पहचान हुई है, उनका कहीं आपका आना जाना बढ़ा हो, उनके सुख दुख में बुलाते हैं वो लोग, ऐसा हुआ है? जी 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 जी, लोग हमेशा मुझे बुलाते हैं, मैं जाती हूँ और मैं इनको बुलाती हूँ, तो ये आते हैं। अभी साहित्य अकादमी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। तो मैंने विद्या से कहा था, विद्या मैं कुछ लोगों को चाहती हूँ, क्या तुम भेज पाओगी? और मैंने ईश्वर सिंह जी से भी बात की कि मैं इनको बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बुलाइए। तो मैंने विद्या से कहा, तो विद्या ने कहा दीदी आप गाड़ी भेजेंगे तो हम आ जाएंगे। तो मैंने एक छोटी बस उनको भेजी थी। तो बहुत सारे लोग आए थे, और एक वन साइड बिल्कुल ऐसे काफ़ी लोग ऐसे बैठे थे। अच्छा। तो कई लोगों ने गौर किया, मंच से नोटिस किया कि ये सारे बैठे हुए हैं, और मंच से कहा भी ये सारे लोग आए हुए हैं, अत्यंत खुशी की बात है। तो वो विद्या ने मेरी बात मानी थी। फिर मैं अभी साहित्य अकादमी, मैंने साहित्य अकादमी, हो सकता है संयोजक मैं रहूं, साहित्य अकादमी इन पर एक प्रोग्राम करने वाली है। अच्छा। जो मैंने ही उनको सुझाया था। मैंने कहा था कि हम 4 सत्र रखेंगे और ये करेंगे। मैंने सारा प्रोग्राम उनको बना के दे दिया। तो हम इनके ऊपर एक प्रोग्राम भी करना चाहते हैं कि जैसे ना इनकी आवाज़ दूर तक पहुँचे। यानी ये जो अपने तरीके से कर रहे हैं वो तो और बात है, पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जया, एक चीज़ और, आखिरी, शायद आखिरी सवाल या हो सकता है इसके बाद और निकले। आपने इस किताब के बाद एक दूसरी किताब लिखी है लेस्बियंस पे, खरगोश नाम है शायद उसका। जी। वो विषय आपको इस किताब पे काम करते करते सूझा कि वो अलग से सूझा? देखिए, वो लकीली वो सब्जेक्ट मेरी झोली में आकर खुद गिरा। मेरे पास 2 लड़कियां आई थी जिन्होंने ये पढ़ा था नावल। अच्छा। उन्होंने कहा था इसमें लेस्बियंस तो है ही नहीं, हाँ। और हमारी ज़िंदगी के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई लेस्बियन मिला नहीं, कुछ मिली भी थी, और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन लोग बच रहे थे, बता नहीं रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा तुम लोग बताओगे? तो बोले हाँ हम बताएंगे। मैंने उनसे बहुत घंटों बात की। हम लोग गाड़ी में बैठकर दूर दूर जाते थे, रेस्टोरेंट में बैठते थे, बात करते थे, पर कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं लिख सकती हूँ। यानी कुछ भीतर से मुझे आ नहीं रहा था। मुझे सब ऐसी अखबारी रिपोर्ट टाइप सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लिख सकती ऐसे, और जब तक मैं भीतर घुसूंगी नहीं। तो फिर जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने अपने लैपटॉप मेरे लिए खोल दिया कि ये लो हमारी चैटिंग, और ये हमारी ये फ्रेंड्स हैं, और हम आपसे बात करवाते हैं। और उन्होंने सारा मुझे बताया, और मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की। अच्छा। और कुछ तो नोएडा में जॉब करती हैं। और मैं आपको बताऊं, लेस्बियंस तो जितने कम आउट ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, उतनी तो लेस्बियंस हैं ही नहीं, होती ही नहीं है। क्योंकि परिवार की मार तो उनके ऊपर और ज़्यादा पड़ती है। और आप यकीन मानिए, जो मैंने खरगोश में भी लिखा है, पेरेंट्स अपनी लड़की को अगर उससे पता चल जाए कि ये इस मेरी बेटी की फ्रेंड एक दूसरी लड़की है, तो उसको ठीक करने के
ऐसे ऐसे तरीके आजमाते हैं कि वो घरों में रेप करवाते हैं उन लड़कियों का, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम देखो कितना फ़र्क है। ये कितना ये ऐसा बतलाने वाले लोग अमानवीय मिले है। आपको? हाँ हाँ, ये कितना अमानवीय है, आप समझ सकते हैं कितना चरम है। और कौन? बाहर का कोई नहीं, तुम्हारी फैमिली के लोग। और ये लेस्बियन इसी बात पर ख़त्म होती है नावल का अंत में। मैं पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ नहीं पाया हूँ उसको। इस किताब को तो 2-3 बार मैंने पढ़ा है और पढ़ के हिल जाता हूँ मैं इसको पढ़कर, क्योंकि इसमें जितने किस्म की शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा जितने किस्म की है, जितने जख्म हैं, तन के मन के जख्म जितने हैं, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि इसको लिखते हुए आप चैन से सो पाती थी कि नहीं। आप लेस्बियन से पढ़ेंगे ना तो आपको यंगस्टर्स की दुनिया में ले जाएगी, जो नोएडा और बेंगलुरु में लड़कियां, आईटी सेक्टर में जो लड़कियां काम करती हैं, वो कितनी दूर चली गई हैं अपने घर से, अपनी फैमिली से। वो दूसरी लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं, वही ज़िंदगी जीती हैं, वो घर नहीं आना चाहती। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, लोग अपने घर से काम कर रहे थे, तो भी लड़कियां इसी बहाने से वहाँ पड़ी रहती थी कि वो वहाँ काम कर रही हैं। तो आप ये देखिए ना कि हमारी, एक तो सिर्फ ऐसा नहीं कि समाज क्रूर है, हमारा परिवार भी क्रूर है। हमारा परिवार बच्चों को जैसा वो सोचता है वैसा बना देना चाहता है, वो उसको जैसा वो है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता। तो बहुत सारे बच्चे, स्पेशली लड़कियां, घर से भागने की फिक्र में रहती हैं। ये लेस्बियनिज्म की वजह से वैसे भी जो लड़कियां जॉब करती हैं, है ना, वो इसीलिए ज़्यादा, अच्छा लड़कियां अच्छे से क्यों पढ़ती हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में जाएंगे। तो वो भागने का उनका एक ही, यानी उनके पंख उनकी एजुकेशन है, इन्हीं पंखों के जरिए वो उड़ सकती हैं, और ये उनको बहुत अच्छे से पता है। तो अब वो शादी नहीं करना चाहती, अब वो भाग रही हैं, अब उन्हें अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आप यकीन करेंगे, मैं ऐसी लड़कियों से मिली हूँ जो 10-10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं एक लड़के के साथ, पर वो शादी नहीं करना चाहती, बच्चे नहीं पैदा करना चाहती। वो कहती हैं हम ऐसे ही रहेंगे। वो बोलेंगे अच्छा चलो हमको कभी लगेगा ना तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। हमने अपने समाज को क्या बना दिया है कि जहाँ पर कोई एक बच्चा भी अपने मन से ज़िंदगी नहीं जी सकता, और उसको भी अपने मन से जीने के लिए ना भागना पड़ता है घर से। तो क्या कोई सोचता है कि, क्या पेरेंट्स कभी नहीं सोचते कि बच्चे हमारी कितनी यातनाएं सहकर बड़े होते हैं, हम क्यों उनके प्रति इतने क्रूर हैं? बहुत सही बात बोल रही हैं। इसीलिए मैं आए दिन देखता हूँ प्रेमी जोड़ों ने खुदकुशी कर ली, प्रेमी जोड़े ट्रेन के सामने कूद गए, प्रेमी जोड़े पेड़ से टंग गए, साथ में जहर खा लिया। इतने मामले ऐसे सुनाई पड़ते हैं। और मैंने 2-4 दिन पहले ही, और वो तुम्हारी तथाकथित हमारी इज्जत, जो पता नहीं है भी कि नहीं है। अरे इज्जत, हमारा कुल, अब तो तुम चंद्रगुप्त मौर्य हो का है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हम लोग ना कैरी करते हुए आ रहे हैं पुराने ढांचे से, जिनका जो है नहीं एक्चुअल में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी एक लड़के और लड़की की मोहब्बत, जो कि जाति के अलावा तो हर चीज़ के लिए मान्य है, सबसे सामान्य मानी जाती है, जब उसको नहीं मानते हैं माँ बाप, तो ट्रांस की, होमोसेक्सुअल्स की, लेस्बियंस की, इनकी मैरिज, इनके रिश्ते को क्या मान लेंगे ये लोग? कोई सवाल ही नहीं। मैंने अभी एक सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर है ट्रांसजेंडर केस में, मेन पिटिशनर जो है, उनको इंटरव्यू किया था। हैदराबाद में रहते हैं वो। तो उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की कि हम शादी करना चाहते हैं, हम 2 लोग। तो उन्होंने पिटीशन लगाई वहाँ पे, तो उनको भी इंटरव्यू किया था। उसका लिंक मैं आपको भेजूँगा। जी। तो ये मैं खरगोश आपसे लेकर पढ़ूँगा इसको। तो आज की बातचीत के लिए जया बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने खुलासे से बात की है और इतना समझाया है इस सब्जेक्ट के बारे में, किताब के बारे में भी और इस सब्जेक्ट के बारे में भी, इस दुनिया के बारे में भी। तो हम लोग फिर आपकी अगली किताब को मैं पढ़ता हूँ, अगली यानी जो आ चुकी है, हम फिर किसी दिन बैठकर बात करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर।
आपने अभी जया जादवानी से ये बातचीत सुनी। जया बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं, उनका नाम खूब चर्चा में रहता है। शायद चर्चा में रहने की हजार वजहों में से एक वजह ये भी है कि वो तन और मन के बारे में लिखते हुए किसी तरह का कोई लिहाज नहीं करती हैं। जहाँ जिस चीज़ को लिखने की ज़रूरत है उसको लिखती हैं, लेकिन ये उनके पहचाने जाने की हजार वजहों में से एक है। वो अपनी खुद की कैपेसिटी में एक बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं, बड़ी प्रतिष्ठित लेखिका हैं, उनके लिखे हुए का खूब वजन है। हम उनसे फिर किसी दिन फिर कुछ और मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली किसी शख्सियत के साथ बातचीत के लिए फिर हाजिर होंगे।